प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ी थी और अब फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी एक गज़ल है। सबसे पहले ये जानें कि गज़ल किसे कहते हैं, ये विधा कहाँ से चली और आज इतनी मशहूर क्यों है। तो गज़ल शेरों का समूह होता है। जिस प्रकार से हिंदी में हम दोहे लिखते हैं और प्रत्येक दोहे का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक दोहा अपने आप में एक कविता होती है। इसी प्रकार से गज़ल में शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में एक गज़ल होती है, अपने आप में एक स्वतंत्र उनका अर्थ होता है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक शेर का दूसरे शेर के साथ में तालमेल बैठे ही, ना भी बैठे। प्रत्येक शेर अपने आप में एक स्वतंत्र कविता होता है, या शेरों के समूह को हम गज़ल कहते हैं। किसी भी गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता है कभी। इसके पीछे यही कारण है कि हम कोई गीत लिखते हैं तो गीत का तो हम शीर्षक लिख देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई भाव होता है गीत में और पूरी बात उसी भाव पर केंद्रित होती हैं। मगर गज़ल में प्रत्येक शेर का अलग भाव हो सकता है या होता ही है। इसी कारण से किसी भी गज़ल को जब छापा जाता है, या तो गज़ल संग्रह पर जो नाम होता है उसके नाम से पहचानी जाती है, या लिखने वाले गज़लकार के नाम से। जैसे साये में धूप दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ एक गज़ल संग्रह है, उसमें जितने भी शेर हैं वो साये में धूप में संग्रहित हैं, तो उसी के नाम से वो पहचाने जाते हैं, या दुष्यंत कुमार जी के नाम से। उन किसी भी स्वतंत्र गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता है। जो शेर जो होता है उसमें जो पहली लाइन होती है, शेर की लाइन को मिसरा कहते हैं। तो पहले मिसरे में आधी बात होती है और दूसरे मिसरे में आधी बात होती है, और दोनों मिसरे मिलकर के किसी भी बात का पूरा अर्थ निकालते हैं। जैसे एक शेर है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो इस शेर में पहले जो मिसरा है उसमें बात अधूरी सी है, दूसरे मिसरे में बात पूरी हो गई है। तो किसी भी शेर में, किसी भी गज़ल में कुछ शब्द बार बार आते हैं, जैसे काफ़िया, मतला, रदीफ़, बहर, ये क्या होते हैं। तो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ कि काफ़िया तुकबंदी होती है। तुक मिलाने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है गज़ल में या शेर में, उसे काफ़िया कहते हैं। और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसमें गज़लकार अपना नाम जोड़ता है, उसको तखल्लुश या अपना उपनाम जोड़ता है। गज़ल विधा जो फ़ारसी से उर्दू में और उर्दू से हिंदी में आई है, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है। और रदीफ़ में भी तुकबंदी होती है, पर रदीफ़ जो होती है शेर के अंत वाले जो शब्द होते हैं उसकी तुकबंदी होती है। मक्ता, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और जिस प्रकार से हम कविताएं लिखते हैं, जिन कविताओं में कुछ पंक्तियां छोटी होती हैं, कुछ पंक्तियां बड़ी होती हैं, कुछ लंबी पंक्तियां होती हैं, तो छोटी पंक्तियां जिसमें 10 से 12 तक शब्द होते हैं एक लाइन में, वो छोटी बहर की गज़ल होती है। उससे 2-4 शब्द वाले मध्यम बहर की होती है, और लंबी लंबी लाइनों वाली होती है, उसको लंबी बहर की गज़ल कहते हैं। गज़ल का पहला शेर है, नोरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में फर तोले है। फिराक गोरखपुरी जी का ये पहला शेर है गज़ल का, और इसमें फिराक गोरखपुरी जी ने प्रकृति का वर्णन किया है। और प्रकृति की वर्णन में उन कलियों का वर्णन किया है जो कलियां फूल बनने से पहले की स्थिति में हैं, और धीरे धीरे अब उनकी गांठें खुल रही हैं, उनकी पंखुड़ियां जो हैं वो खुल रही हैं। तो नौ रस का ना नए रस से परिपूर्ण है, जो पंखुड़ियों की नाजुक
गिरह खोले, नाजुक मतलब बहुत मुलायम, जिसकी गिरह का मतलब गांठें या परतें वो खुल रही हैं, या उड़ जाने को रंगो बू, रंगों का मतलब रंग और बू का मतलब खुशबू, गुलशन में पर खोले है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कलियां प्रकृति में उड़ जाने के लिए रंग और बू के साथ में अपने परों को खोल रही हैं। दूसरा है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सबके सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे है, तारों का आंखें झपकाना मानवीकरण अलंकार है। और जर्रा जर्रा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सबके सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर शायर कह रहा है कि तारे आंखें झपका रहे हैं, मानो कि तारों को अब नींद आने लगी है। वो जर्रा जर्रा जो है इस रात का, इसे कायनात का सोने लगा है, मगर शायर को नींद नहीं आ रही है, वो किसी की याद में मशगूल हैं। तो तुम भी सुनो हो यारो, एक दोस्तों, हे यारो तुम भी कुछ सुनते हो क्या, सबके सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब यानी रात, सन्नाटे माने सुनसान, कि इस रात के जो सन्नाटे हैं कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। तो रात के सन्नाटों की भी अपनी भाषा होती है, मगर रात के सन्नाटों को वो ही समझ सकता है, वो ही जान सकता है जो प्रेम में डूबा हुआ होता है, जिसके मन में पीड़ा होती है। तीसरा शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। तो भाव यहाँ पर कवि गज़लकार कह रहे हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों का एक जैसा ही हाल है, यानी दोनों ही अभाव और असफलताओं के कारण से निराश हैं, हताश हैं। कभी किस्मत मुझ पे रोती है, कभी मैं किस्मत को रोता हूँ। यानी किस्मत हमको रो ले है या हम किस्मत को रो लें का मतलब हम एक दूसरे को कोसते हैं। जैसे हम कि भाग्य, हम मेरी किस्मत ही ऐसी है, या किस्मत को ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्ति ही ऐसा मिला है। कवि इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं, दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालात देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। मतलब यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए कवि गज़लकार अपनी किस्मत को और खुद की ज़िंदगी की स्थिति, हालात को, दोनों को एक जैसा ही बता रहा है, अभावों से भरा हुआ बता रहा है। इससे अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे है, काश ये इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। इस शेर में गज़लकार कह रहे हैं कि जो मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि मेरी नहीं, वो अपनी स्वयं की पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या भाव, उनके मन के बुरे भाव भी तो सामने आ रहे हैं। उनकी दुर्भावना एक तरह से बेपर्दा हो रही है, बेपर्दा नग्न अवस्था में हो रही है, सबके सामने आ रही है। तो इस गज़ल में यही कह रहे हैं कि जो मुझको बदनाम करे, काश वो इतना सोच सके कि मेरे को बदनाम करने वाले वो खुद इतना भी सोच लें कि मेरी तो बदनामी हो रही है, मगर आपकी फितरत क्या है इसका भी तो दुनिया को पता लग रहा है। तो इस गज़ल में, इस शेर में ये भाव है, ये कीमत भी अदा करे है, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस शेर में गज़लकार कह रहे हैं कि हे प्रिय, संबोधन करके अपनी प्रिया को कि हे प्रिय,
हम पूरे होशो हवास यानी पूरे होश के साथ में तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना ही हो जाता है कि हम तेरी प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, कि जो भी तेरी प्रेम में डूबा है या जो भी प्रेम में डूब जाता है वो दीवाना ही हो जाता है। मतलब ये है कि कभी पूरे विवेक से, पूरी बुद्धि के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। और इस शेर में किसी के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित होने का भाव है। अपने आप को प्रेम के वशीभूत करके न्योछावर कर दिया है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यहाँ पर गज़लकार अपनी प्रेमिका को संबोधित करके कह रहे हैं कि तेरे गम का यानी तेरे दुख का पासे अदब का मतलब होता है सम्मान भी है, रेस्पेक्ट भी है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कि मुझे तेरे दुख दर्द का, तेरे पासे अदब का, तेरे गम का पासे अदब भी है, कि तेरे गम का प्रेमी कवि अपने प्रेमिका को कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, तेरी चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी परवाह है, चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देखना चाहती, अतः मैं औरों से अपने गम को, अपने दर्द को छुपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप करके या छुप छुप करके रो लेता हूँ। इसमें कवि या गज़लकार अपनी प्रेमिका को अपने दिल की, अपने मन की स्थिति के बारे में बताया है। साथ ही ये भी चाहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मेरी वजह से दुनिया की नज़र में गिरे नहीं, बदनाम ना हो। और यही मोहब्बत का शुलूक होता है कि उसमें अगले की पासे अदब का भी ध्यान रखा जाता है, उस अगले की आबरू को भी पूरे सम्मान के साथ में सुरक्षित रखा जाता है। आबो आबो ताब शार न पूछो, तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब शार का मतलब होता है चमक दमक, और आँखें रखने का मतलब है कि आप भी देख सकते हो, आप भी देखने में समर्थ हो। बैंत शेरों को कहा जाता है। और दमक का मतलब होता है मोती की चमक, और मोती रोना आंसू के लिए भी कहा जाता है। तो इस शेर में आबो ताब अशार न पूछो, कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो, आबो ताब अशार न देखो, तुम भी आंखें रखे हो, कि आप भी समझ रखते हो मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी या सजावटी नहीं है। इतना तो सब लोग समझते हैं कि मेरे शेरों में जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य है, वह आँखों के आंसुओं से निकली है। आँखों के आंसुओं से निकलने का मतलब मेरी आँखों के मोती की चमक है वो, उसमें मेरे आँखों में जो आंसू बहाए हैं तेरे प्रेम की वजह से, उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक दमक आई है। तो यहाँ पर किसी मासूका को गज़लकार संबोधित करके कह रहे हैं कि आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो, कि मेरे अशार में, मेरे जो शब्दों में, मेरे शेरों में जो आबो ताब चमक दमक है उसी को ही मत देखो, आप भी आंखें रखते हो, उनको अच्छी तरह से समझिए। ये जगमग बैंतों की दमक, जो मेरे शेरों में जो चमक है, मेरे शेरों की जो प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, जो शोहरत है, या हम मोती रोले हैं, कि ये यूं ही नहीं आई हैं, ये प्रेम के जो आंसू बहाए हैं प्रेम में, उन मोतियों की चमक है। तो यहाँ पर गज़ल लिखने का श्रेय भी गज़लकार अपनी मासूका को दे रहे हैं। ऐसे में तू याद आए है,
अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने में, यानी तू ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में तेरी याद आती है। अंजुमन कहते हैं महफिल को, और वो मैं कहते हैं मैं खाना, या मैं शराब होती है, मैं खाना कहते हैं शराब खाने को, कि शराब की महफिलें जो जमती है उसको अंजुमन महफिल कहते हैं। रिंदे एक पीने वालों को कहा जाता है। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि घनी गहरी अंधेरी रात में प्रेमिका की बहुत याद आती है या बहुत याद आ रही है, और उन्हीं हालात को शायर ने अपनी इस शेर में लिखा है। सदके फिराक एहजाज सुकून के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके का मतलब होता है कुर्बान हो जाना, किसी पर न्यौछावर हो जाना, और एजाज सुकून का मतलब होता है कविता की खूबसूरती या काव्य सौंदर्य। पर्दा चरण पद को कहते हैं। इसमें फिराक कह रहे हैं कि लोग मेरी शायरी पर मोहित होकर अक्सर मुझे ये कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं, फिदा हैं, न जाने तुझ में या तेरी शायरी में मेरी बेहतरीन शायरी कहाँ से आपने सीख ली है। तुम्हारी गज़लों के शेरों में मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। मतलब यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोहर है। यहाँ पर अपनी माशूका को ही गज़लकार कह रहे हैं कि सदके फिराक एजाज सुकून के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कि आपकी शायरी की इस खूबसूरती में मीर की गज़लों से मिलता जुलता सा असर दिखाई देता है। और यहाँ पर गज़लकार कहना चाहता है कि लोग मुझे मीर एक गालिब और मीर, ये दोनों बड़े शायरों में से आते हैं, कि मुझे लोग उस कतार में देखते हैं, और इतनी अच्छी गज़लें यदि मैं लिखने लगा हूँ तो ये सब तेरी मोहब्बत का कमाल है, तेरे प्रेम का ही असर है। इन गज़लों में या इन पदों में जो सौंदर्य है वो इस प्रकार से है। प्रकृति का वर्णन किया गया है। पहले ही शेर में कलियों की गांठें खुलने में प्रकृति का वर्णन है, या उड़ जाने को रंग बू गुलशन में पर खोले है, तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, जर्रा जर्रा नहीं कण कण सोता है, सबके सन्नाटे बोले हैं। इन सब में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि सन्नाटे का बोलना, जर्रा जर्रा जो है इनका सोना, और तारों का आंखें झपकाना, इनमें मानव की सी क्रियाकलाप है, और यहाँ हर जगह मानवीकरण अलंकार है। बिंब विधान का प्रयोग हुआ है, ये कीमत भी अदा करे, मुहावरे का प्रयोग है। इसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। यहाँ पर विरोधाभास था इस शेर में। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं के रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। इस शेर में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाबे गुनाह का मतलब होता है गुनाहों का लेखा जोखा लिखना, और अंजुमने मैं का मतलब होता है शराब की महफिलें। और फरिश्ते दूत को कहते हैं, गर्दू का मतलब आसमान पे। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस था, और यहाँ पर अदब रखना भी है, तो वियोग श्रृंगार का भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती से प्रयोग हुआ है। तो आशा करते हैं कि इन गज़लों में जो सौंदर्य है, जो भाव हैं,
और इनको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप एक दो बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको आप समझ सकेंगे।